तो हेल्स पैराडाइज के एपिसोड 4 में हम तामिया को देखते हैं जो कि अपने अजाइमोन को बता रहा होता है कि जब उसने अपने से ताकतवर लोगों को ढूंढना छोड़ दिया था तो उसे लॉर्ड तात्सुमी ने अपना ऑफिसर बनने की ऑफर दी, और जब वो वहां पर उससे मिलने जाता है तो वो उसके मेंशन के ऊपर एक ड्रैगन को बना हुआ देखता है। और बातों ही बातों में लॉर्ड तात्सुमी तामिया से कहता है कि तुम्हें ब्लेड ड्रैगन कहा जाता है, और अगर तुम्हारे सामने एक असली का ड्रैगन आ गया वो तो तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देगा। मगर तामिया को उसकी ये बात पसंद नहीं आती, तो उसके मेंशन के बाहर जो ड्रैगन बना हुआ था तामिया जाकर उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है। मगर उसने मुझे मारने के लिए अपना पूरा का पूरा क्लैन ही भेज दिया और मुझे मौत की सजा मिल गई। और जब मुझे एलेक्सर मिल जाएगा और माफी मिल जाएगी तो मैं वापस जाकर उस लॉर्ड का पूरा मेंशन ही तबाह कर दूंगा। उस अजाइमोन को तामिया की बातों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, तो तामिया उसे बुरा भला कहते हुए कहता है कि तुम लोग तो हमसे भी बदतर हो, क्योंकि तुम लोग तो दूसरों की लाशों पर जिंदा रहते हो और उनसे पैसे कमाते हो। जो सुनकर वो अजाइमोन अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहता है कि मेरा नाम यामाडा अजाइमोन फूची है। तो फूची तामिया से कहता है कि हम लोग सिर्फ क्रिमिनल्स के सर ही नहीं उतारते बल्कि अपनी स्वॉर्ड्स को टेस्ट भी करते हैं और उनसे मेडिसिन भी बनाते हैं, और इंसानी बॉडीज की डायसेक्शन करके हमें एडवांस मेडिसिन बनाने में मदद मिलती है। और तामिया पर तलवार को तानते हुए कहता है कि हमारी बेइज्जती दोबारा मत करना। तो तामिया उसी की तलवार से अपने हाथों की रस्सी खोलकर जंगल में जाने लगता है। तो चलते चलते तामिया फूची से कहता है कि यहाँ पर मैं जितना चाहूँ अपनी तलवार को यूज कर सकता हूँ, इसीलिए सबसे पहले मैं बाकी के क्रिमिनल्स को मारूंगा और इसके बाद हम दोनों आराम से एलेक्सर को ढूंढेंगे। जो सुनकर फूची सोचने लगता है कि ये तो बिल्कुल इसी तरह है कि जिस तरह एक ही मटके में बहुत सारे जहरीले कीड़ों को डाल दिया जाए और कुछ देर वेट करने के बाद जो कीड़े सरवाइव कर जाते हैं वो और भी ज्यादा जहरीले और ताकतवर हो जाते हैं। पर असली दिक्कत तो ये है कि ये सब तो सिर्फ इनिशियल बैच के हैं, और अगर शोगुन वेट ना कर सका और इनसे भी ज्यादा ताकतवर और जहरीले कीड़ों को भेज दिया तो कोई नहीं जानता कि क्या होगा। और फिर हम उन दोनों को उसी जगह पर देखते हैं जहाँ पर पिछली एपिसोड का एंड हुआ था, और दूसरी तरफ गाबी मारू भी सागिरी को पीछे हटने का बोलकर उस मॉन्स्टर से अकेला लड़ने के लिए चला जाता है और किसी तरह उस मॉन्स्टर के पास पहुंचकर उसे इंजर्ड भी कर देता है। मगर वो मॉन्स्टर तो गाबी मारू को ही पकड़कर जमीन पर पटक देता है। तो गाबी मारू अपने निंजा रूल्स को याद करने लगता है कि एक दफा उसके चीफ ने उसे बताया था कि अगर तुम अपने दुश्मन के बारे में कुछ भी नहीं जानते तो वहाँ से भाग जाओ। तो गाबी मारू सोचने लगता है कि उसे यहाँ से अकेला ही भागना चाहिए कि सागिरी को भी साथ लेकर जाना चाहिए। इतनी ही देर में वो मॉन्स्टर गाबी मारू को पकड़ लेता है और दरख्तों में दे मारता है, जिसकी वजह से गाबी मारू को ब्लीडिंग भी होती है। जो देखकर सागिरी कहती है तो तुम्हें इंजर्ड भी किया जा सकता है। और इससे पहले कि सागिरी और गाबी मारू यहाँ से भागते उन्हें पता चलता है कि वो तो चारों तरफ से अलग अलग मॉन्स्टर से घिर चुके हैं। मगर ये सारे मॉन्स्टर तो ये नहीं जानते कि इन सबसे बड़ा मॉन्स्टर तो गाबी मारू है। तो गाबी मारू अपना निंजुत्सु यूज करता है और एक एक करके उन सारे मॉन्स्टर्स के सरों को इस तरह से फाड़ता है जिस तरह के वो माचिस की तीलियां जला रहा हो। और गाबी मारू का ये मोड देखकर तो सागिरी का सर तो चकराने लगता है कि तभी सागिरी के ऊपर एक मॉन्स्टर हमला करता है जिससे वो बच जाती है, और ये सब कुछ गाबी मारू भी देख लेता है। पहले तो गाबी मारू इसे इग्नोर करता है क्योंकि उसका रूल है कि वो अपने एनिमीज को पहले मारेगा, और वो आंखें बंद करके अपने एनिमीज को मारने लगता है, जहाँ पर उसे अपनी वाइफ की बातें भी याद आती हैं। और जब गाबी मारू अपनी आंखें खोलता है तो वो पाता है कि उसने सागिरी को उस मॉन्स्टर से बचा लिया है, जो कि उसे खुद को भी समझ नहीं आता कि उसने ऐसा क्यों किया है। इससे पहले कि गाबी मारू कुछ समझ पाता है उसके ऊपर वो फिश मॉन्स्टर हमला कर देता है, जिसे कि दूसरा अजाइमोन आराम से मार देता है, और वहाँ पर यूजुरिया भी अपने दो अजाइमोन के साथ आ जाती है और गाबी मारू से कहती है कि वो भी उसी की तरह एक निंजा है। गाबी मारू उसके ऊपर गुस्सा करने ही वाला होता है कि तभी उसे उसकी वाइफ का विजन आता है जिसमें वो कह रही होती है कि अगर तुम्हारी कोई मदद करे तो सबसे पहले तुम्हें उसे थैंक यू कहना चाहिए। और गाबी मारू को ना चाहते हुए भी यूजुरिया को थैंक यू कहना पड़ता है, मगर वो ये बात समझ नहीं पाता कि वो दोनों तो राइवल्स हैं, तो यूजुरिया ने उसकी मदद क्यों की। तो यूजुरिया भी गाबी मारू को मक्खन लगाते हुए कहती है कि चलो क्यों ना हम दोनों एक साथ ही काम करते हैं, क्योंकि मुझ जैसी मासूम कली इस जंगल में नहीं रह सकती। मगर वो ये नहीं जानती कि गाबी मारू तो सख्त लोंडा है, तो वो उसका हाथ ही मोड़ देता है क्योंकि गाबी मारू कुनोइची निंजास के सारे मेथड्स को जानता था। तो यूजुरिया कहती है कि मैं जानती थी कि मेरा मेथड तुम्हारे ऊपर काम नहीं करेगा, मगर फिर भी हमें एक साथ मिलकर काम करना चाहिए। जहाँ पर सागिरी उससे पूछती है कि ये तो ठीक है मगर तुम्हारे पास दो अजाइमोन कैसे हैं। जो सुनकर दूसरा अजाइमोन कहता है कि मेरा नाम गेंजी है, जो कि यहाँ पर मोरो माकिया के साथ आया था, मगर माकिया अब मर चुका है क्योंकि यूजुरिया ने उसे अपने जाल में फंसा लिया था। और गेंजी को लगता है कि यूजुरिया को सिर्फ वही कंट्रोल कर सकता है, इसलिए वो भी यूजुरिया के साथ आ गया। मगर गाबी मारू और सागिरी भी जानते थे कि यूजुरिया ने इसे भी अपने जाल में फंसाया है। तो यूजुरिया का अजाइमोन जिसका नाम सेंटा है वो अपना इंट्रोडक्शन देने ही लगता है कि यूजुरिया कहने लगती है कि ये जंगल बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, और वो गाबी मारू को चिपक कर कहती है कि हम दोनों को एक साथ मिलकर ही एलेक्सर को ढूंढना चाहिए। तो गाबी मारू दोबारा से उसका हाथ मोड़ देता है क्योंकि उसे एक कुनोइची पर भरोसा नहीं था। जो सुनकर यूजुरिया भी उसे दाव लगा लेती है और कहती है कि हम बच्चे नहीं
हैं, इसलिए हमें एक दूसरे पर भरोसा करना होगा और तब तक के एक दूसरे को यूज करना होगा जब तक के कोई एक धोखा नहीं दे देता। तो गाबेमारू उससे कहता है कि इसमें मेरा क्या फायदा होगा। तो यूजरिया कहती है कि तुम्हारे पास ताकत है और मेरे पास इस आइलैंड के बारे में बहुत सारे इन्फॉर्मेशन, और उन्हें एग्जाम्पल देते हुए समझाती है कि इस आइलैंड के ऊपर असली डेंजर बग्स हैं, ना कि मॉन्स्टर, क्योंकि इन बग्स के अंदर बहुत सारे पॉइजन हैं और ये बहुत ज्यादा खतरनाक बग्स हैं। जो सुनकर गाबेमारू कहता है कि तुम्हें इन सब के बारे में कैसे पता। तो यूजरिया बताती है कि उसने माकिया को फंसाकर उसके ऊपर बहुत सारे टेस्ट किए और जब उसने ये सारे टेस्ट कर लिए तो उसने माकिया को मार डाला। तो सेंटा उन्हें बताने लगता है कि यहाँ की चीजों में एक बात कॉमन है और वो ये है कि यहाँ पर बुद्धिस्ट और टाओइस्ट रिलीजन की चीजें देखने को मिलती हैं और ये दोनों रिलीजन एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। इसीलिए यूजरिया उन सबसे कहती है कि हमें एक साथ मिलकर सरवाइव करना चाहिए और एलेक्सर को ढूंढना चाहिए। तो गाबेमारू उससे कहता है कि वो सरवाइव करने के लिए इतना उतावली क्यों है। जो सुनकर यूजरिया बताती है कि उसके ऐसा करने की वजह उसकी छोटी बहन है जो कि एक ऐसी बीमारी का शिकार है जिसका कोई इलाज नहीं और उसके पास पैसे भी नहीं थे और पैसे कमाने के लिए वो एक शिनोबी बन गई जहाँ पर उसने कड़ी ट्रेनिंग ली, मगर वो वहाँ पर कुछ भी ठीक से नहीं कर सकी और उसे वहाँ से निकाल दिया गया। तो गाबेमारू उसकी झूठी कहानी को पकड़ लेता है और उसे सच बताने को कहता है। तो पकड़े जाने पर वो गाबेमारू को बताती है कि ना तो उसकी कोई छोटी बहन है और ना ही उसके पास कोई रीजन है सरवाइव करने का, बस वो अपनी भरी जवानी में मरना नहीं चाहती, इसलिए वो गाबेमारू के साथ रहना चाहती है। तो गाबेमारू उससे कहता है कि ठीक है, मगर तुम मुझे एक बात सच सच बताओ कि तुमने माकिया के साथ क्या किया है। और फिर हम माकिया को देखते हैं जिसकी हालत बहुत ज्यादा बुरी हो चुकी थी क्योंकि यूजरिया ने उसके ऊपर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए थे और अब गाबेमारू भी यूजरिया के साथ काम करने के लिए मान जाता है, जिसकी खुशी में वो गाबेमारू से दोबारा लिपट जाती है और गाबेमारू भी दोबारा से उसके हाथ को मोड़ देता है। और दूसरी तरफ सागिरी जो कि काफी ज्यादा वीक लग रही होती है अचानक से बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है, जिसके बाद हम एक लड़के को देखते हैं जिसने के यामाडा क्लैन को ज्वाइन करने के सिर्फ 1 महीने में ही अपना नाम बना लिया है और उसका नाम टोमा है जो कि अब एक अजाइमोन बनने वाला है, जिसके लिए उसे एक क्रिमिनल को एग्जीक्यूट करना होगा और इसके लिए वो आजा चोबे को चुनता है। और फिर हमें पता चलता है कि टोमा और चोबे एक दूसरे के भाई हैं और टोमा ने चोबे को यहाँ से आजाद कराने के लिए ही यामाडा क्लैन को ज्वाइन किया है। और अब उन दोनों भाइयों के सामने भी वही मॉन्स्टर थे जो कि तामिया और गाबेमारू के सामने थे, मगर चोबे उन्हें भी मारना शुरू कर देता है। तो टोमा बताता है कि उसका भाई बचपन से ही ऐसा है कि जब उनके फादर का क्लैन टूट गया था क्योंकि उन्होंने अपने मास्टर की बात नहीं मानी थी और उन दोनों के सामने ही उसके फादर के साथ साथ पूरे क्लैन को एग्जीक्यूट कर दिया गया। और चोबे तब भी बिल्कुल ऐसा ही था जब गरीबी की वजह से उनकी माँ की मौत हो गई और जब उन दोनों के ऊपर एक डाकुओं के गैंग ने हमला किया तो उसके भाई ने सिचुएशन को समझते हुए उन्हें अपना दोस्त बना लिया और इसी तरह वो दोनों एक साथ बड़े हुए। मगर एक दिन उन्हें चारों तरफ से घेर लिया गया जहाँ पर चोबे उससे कहता है कि तुम्हें यहाँ से भाग जाना चाहिए और उसका भाई ऐसा ही करता है क्योंकि उन्होंने यहाँ से निकलने का प्लान पहले ही बना लिया था। और अब वो दोनों भाई एक साथ मिलकर उन सारे मॉन्स्टर्स को मारने लगते हैं, मगर एक मॉन्स्टर चोबे को इंजर्ड कर देता है और उन दोनों भाइयों को सारे मॉन्स्टर्स घेर कर एक ही बात कहने लगते हैं कि तुम्हें किसी भी चीज को मारना नहीं चाहिए। मगर उनकी ये सारी बातें सुनकर चोबे को उसके फादर याद आते हैं और चोबे बहुत ही ज्यादा गुस्से में उन सारे मॉन्स्टर्स को बिल्कुल पागलों की तरह मारने लगता है और कुछ ही पलों में वो उन सबको चीर फाड़ देता है। जो देखकर टोमा को उसके बचपन की एक बात याद आती है कि किस तरह से वो एक सामुराई के बच्चे हुआ करते थे और उनके फादर के मरने के बाद अब वो एक चोर बन चुके हैं, मगर उसके भाई ने कसम खाई थी कि जो कुछ हो जाए वो अपने छोटे भाई की मदद करेगा और उसे इस दुनिया से लड़ने के लिए मजबूत बनाएगा। और अब चोबे उसे कहता है कि हम दोनों इस आइलैंड के ऊपर सारे क्रिमिनल्स को मारकर एलेक्सर ऑफ लाइफ ले लेंगे और हम दोनों एक साथ उसे पीकर इमोर्टल हो जाएंगे। और फिर हम देखते हैं कि इन दोनों भाइयों के अलावा भी काफी सारे सर्वाइवर्स मॉन्स्टर्स को मार के आगे बढ़ रहे हैं और इसी के साथ एपिसोड 4 का एंड हो जाता है। मगर जाने से पहले मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और मुझे पता है कि सब्सक्राइब और कमेंट तो आप वैसे भी कर दोगे क्योंकि अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।